बात कर रहे हैं, बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से है, दक्षिण कोरिया से, जहां पर आज एक बड़ा विमान हादसा हो गया है। विमान हादसे में 28 लोगों की मौत हो गई है। मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ है। रनवे से उतरकर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। विमान में क्रू मेंबर्स के साथ कुल 181 लोग सवार थे। राहत बचाव कार्य जारी है। घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि हादसा उस वक्त हुआ है जब विमान थाईलैंड से लौट रहा था और लैंडिंग के दौरान यह हादसा हो गया। लैंडिंग के दौरान सड़क से रगड़ खा के यह हादसा जो हुआ है, ये विमान हादसे का जो शिकार हुआ है उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। न्यूज़ 18 पर आप एक्सक्लूसिवली इन तस्वीरों को देख रहे हैं। कई लोगों की जान गई है। कई यात्री जो इसमें सवार थे विमान में वो घायल हुए हैं, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। प्राथमिकता यात्रियों को विमान से तुरंत रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाने की है। दक्षिण कोरिया में ये बड़ा विमान हादसा, साल के खत्म होते होते बड़ा विमान हादसा जिसमें 28 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। और आइए खबर अब आपको नोएडा की बताते हैं, जहां से बड़ी खबर आ रही है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की बड़ी कार्रवाई देखी गई है। सेक्टर 30 में लूट और अपहरण की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों के साथ मुठभेड़ हुई है। 4 आरोपियों को लगी है गोली। मुठभेड़ के दौरान चारों के पैर फ्रैक्चर हुए हैं। घटना में इस्तेमाल ई रिक्शा और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। अनस, एजाज, समीर और शाहनवाज इन लोगों के नाम हैं जिन्हें पुलिस ने धर दबोचा है। ये शातिर 4 बदमाश अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। चारों के पैर में फ्रैक्चर हुआ है। पुलिस की गोली खा के थाना सेक्टर 20 क्षेत्र में डीएलएफ के पास ये मुठभेड़ हुई है। बड़ी कामयाबी नोएडा पुलिस को मिली। वहीं आपको बताएं कि मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच में एनकाउंटर हुआ है। इसमें 3 बदमाश जिनको गोली लगी है, पुलिस की गोली से ये बदमाश घायल हो गए हैं। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। तीनों लुटेरे हरदोई के रहने वाले हैं। आरोप है कि तीनों बदमाश हरियाणा से पिकअप को लूट कर भाग रहे थे। बदमाशों के कब्जे से तमंचा, कारतूस और लूट हुई पिकअप बरामद कर ली गई है। थाना रिफाइनरी क्षेत्र के बाद रेलवे पुल के पास यह एनकाउंटर हुआ। वहीं आपको बताएं कि नोएडा और मथुरा की ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां आप देखेंगे नोएडा से 4 बदमाश पुलिस की गोली खा के पैर में फ्रैक्चर खा के अब गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो वहीं मथुरा में भी 3 बदमाशों को पकड़ा गया है। ये बड़ा एक्शन यूपी पुलिस का आप कह सकते हैं। जिन शातिर बदमाशों को पकड़ा जा रहा है वो बड़ी लूट की या फिर बड़ी किसी चोरी की वारदात में शामिल हैं। अब सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं ये शातिर बदमाश। उधर मुरादाबाद से खबर आई है, जहां पर फुटबॉल प्लेयर पर प्रेमिका की हत्या का आरोप लगा है। ओटीटी पर सीरीज देखकर प्रेमिका की हत्या का प्लान बनाया गया। पुलिस ने इस वारदात का खुलासा करते हुए आरोपी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें आपको 25 दिसंबर को नहर किनारे महिला का शव मिला था। तब से पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई थी। मृतका 3 साल से लिव इन रिलेशनशिप में थी। आरोपी दूसरी लड़की से शादी करना चाहता था। जब मृतका ने इसका विरोध किया, लड़के की शादी में रोड़ा बनने की कोशिश की, तो ये बात लड़के को पसंद नहीं आई। आरोपों के मुताबिक पुलिस कहती है कि यहाँ पर इस शख्स ने, प्रेमी ने अपने साथी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना भोजपुर क्षेत्र की घटना है। यहाँ पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला का अज्ञात शख्स सड़क के किनारे है। इस मौके पर तुरंत थाना भोजपुर पुलिस की टीम वहां पे पहुंची। वहां पे देखा कि एक महिला की धारदार हथियार से गला रेत के हत्या कर दी गई थी। वहां पे तुरंत ही फील्ड यूनिट को बुलाया गया एवं डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। इसमें जो शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फेमस ओटीटी सीरीज है, उसके जब उसने देखा इस तरीके से जो मर्डर करने का इसने जो प्लान बनाया, वो उस सीरीज के देख के ही इसने प्लान बनाया। वहां से उस तरह खरीदा उसने और अपने दोस्त के साथ मिलकर महिला की गला रेत की हत्या कर दी। और हमारे सहयोगी विशाल सक्सेना इस खबर पर और जानकारी देंगे। विशाल, ओटीटी का असर इन लोगों के सर पर इस तरह से चढ़कर बोल सकता है, ये शायद ही किसी ने सोचा होगा। ये पूरी घटना समझाइए, ये पूरी हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस क्या कुछ कह रही है, विस्तार से बताइए। देखिए, आपको बता दो कि पुलिस जो यही बता रही है कि एक फुटबॉल प्लेयर है और ये जो एक वेब सीरीज जो थी, वेब सीरीज से लेकर के इसने ये देखा और उससे पूरी हत्या का प्लान बनाया।
ये महिला जो थी शादीशुदा महिला है कि और करीब 2.5 साल से इसके साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी। वहीं इसके जो फुटबॉल प्लेयर है, इसके परिवार वाले कहीं दूसरी जगह शादी करना चाहते थे इसकी, और ये लड़का भी जो था ये भी दूसरी जगह शादी करना चाहता था दूसरी लड़की से। तो इसी बात से को लेकर के जो था, इसने अपनी जो प्रेमिका है शादीशुदा उसको हटाने के लिए अपने दोस्त के साथ प्लान बनाया, और उसको ये भी शक था कि जो महिला इसकी शादीशुदा प्रेमिका थी वो अपने पहले पति के रिलेशन में आ रही थी। तो उसको लेकर भी वो उसको सोच रहा था कि ये मुझसे चीटिंग कर रही है। तो उसी बात को लेकर के इसने अपने दोस्त के साथ मिलकर के एक बाजार से उस्तरा खरीदा, और उस्तरा खरीदने के बाद इसकी गला काट करके हत्या कर दी। हत्या कर सब इसने नहर के पास फेंक दिया। 25 दिसंबर को इसने पूरी वारदात को अंजाम दिया, जिसका पुलिस ने अब खुलासा किया है, और फिलहाल फुटबॉल प्लेयर जो है उसको और उसके दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और थाना भोजपुर क्षेत्र का पूरा ये मामला है। बिल्कुल सोच से परे इस तरह के हत्याकांड, जिस तरह की ये खबर मुरादाबाद से सामने आई है, दिल दहला देने वाली है। शुक्रिया आपका विशाल सक्सेना जानकारी के लिए। अब आपको बताते हैं संभल से बड़े अपडेट्स, जहां पर संभल में आज भी एक्शन देखने को मिल सकता है। जानकारी जो मिल रही है, खुदाई का काम तो लगातार बावड़ी का जारी ही है, लेकिन इस बीच बुलडोजर एक्शन आज देखने को मिल सकता है, जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है। संभल में खुदाई के बाद जो बावड़ी मिली है उसके आसपास अवैध निर्माण हटाया जा सकता है, जिसके लिए बुलडोजर एक्शन हो सकता है। इससे पहले आपको बताएं कि पुरानी बावड़ी की खुदाई का काम रोक दिया गया था और इसे आज फिर से शुरू किया जाएगा। ये भी जानकारी मिल रही है कि बावड़ी का संबंध सम्राट पृथ्वीराज चौहान से है और ये कई मंजिल की है। संभल से एक और बड़ा अपडेट आप ले लीजिए, जहां पर जामा मस्जिद के सामने बन रही पुलिस चौकी पर देर शाम कुछ महिलाओं ने पहुंचकर दीपक जलाए हैं। इससे पहले वहां पर पूजा भी की गई थी, और भूमि पूजा के साथ ही यहां पर अब चौकी का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। वास्तुदोष निवारण हेतु पूजा संपन्न हुई है। एएसपी समेत तमाम लोग पूजा में शामिल हुए हैं। मस्जिद के सामने 300 वर्ग मीटर में चौकी बन रही है, और चौकी का नाम सत्यव्रत नगर पुलिस चौकी रखा गया है। अधिकारी हैं, उन्होंने देखो, आप जानते हो यहाँ का क्या माहौल है, एरिया कैसा है, यही हमारा घर है। देखो, कोई बात होती है तो डर लगा रहता है कि कभी कोई बात ना हो जाए, कोई हमला ना कर दे, बस ये है। हमने दीपक इसलिए जलाए हैं क्योंकि यहाँ पे चौकी बन रही है, और हमारी आस्था है कि अगर हम शनिवार के दिन यहाँ दीपक जलाते हैं तो बुरी बलाओं से बचते हैं। हाँ जी। कैसा महसूस कर रहे हैं आज जब चौकी की नींव रखी गई है? अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा, बढ़िया, सेफ महसूस कर रहे हैं। और क्या चाहिए, एक चौकी बन जाएगी पास में तो इससे अच्छी क्या बात है। चौकी का शिलान्यास हुआ है, हमें बहुत खुशी है। चौकी बन जाएगी तो हम लोग बिल्कुल सुरक्षित हो जाएंगे, किसी बात का कोई डर नहीं रहेगा, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। योगी सरकार सारे काम बहुत अच्छे कर रही है, बहुत अच्छे से हो रहे हैं, सब अच्छा लग रहा है। कई सालों बाद संभल के जामा मस्जिद के ठीक सामने एक पुलिस चौकी बनाई जा रही है, जिसका भूमि पूजन आज किया गया। भूमि पूजन में पहली ईंट रखी गई एडिशनल एसपी संभल श्री चंद्र जी ने। श्री चंद्र इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए। सर, पहली ईंट रखी गई है, भूमि पूजन हुआ है, इस चौकी का मकसद क्या है? संभल जामा मस्जिद के निकट नगरीय क्षेत्र में एक काफ़ी समय से चौकी अपेक्षित थी, जिससे कि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। आसपास के लोगों द्वारा भी ये अपेक्षा की गई थी, और लगातार यह यहाँ फोर्स रहती है, उसको सुरक्षित रह सके, अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके, इसके लिए अपेक्षित था कि यहाँ एक चौकी का निर्माण हो। इसके लिए ही चौकी का निर्माण किया जा रहा है। सर, 300 वर्ग मीटर जो एरिया देखा गया है राजस्व के द्वारा, जो चिन्हित की गई है ठीक शाही जामा मस्जिद के 10 मीटर के आगे, तो ये किस तरह का डिजाइन होगा, कितनी मंजिल होगी, कितना लेआउट का निर्माण कराया जा रहा है, और शीघ्र ही जो भी सुरक्षित स्थिति में निर्माण आवश्यक होगा किया जाएगा। ये भूमि पूजन को लेकर जो कहा गया था, क्या अब पूरा स्ट्रक्चर एकदम से तैयारी पे होगा? अब बिल्कुल जल्दी जल्दी इसका तैयार किया जाएगा, जिससे कि फोर्स जो कि बड़ी संख्या पे यहाँ रहती है वह आराम से रह सके। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एडिशनल एसपी श्री चंद्र, जिनका कहना है कि इसका लेआउट तैयार किया जा रहा है और जल्द ही जल्द इसके पूरे डिजाइन को देखा जाएगा कि ये कितने मंजिल होगी और यहाँ पर कितनी संख्या में पुलिसकर्मी की मौजूदगी रहेगी।
संभल की शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने बन रही है पुलिस चौकी, वो पुलिस चौकी जिसे कई सालों से यहाँ के लोग डिमांड कर रहे थे। और इस वक्त इस पूरे इलाके को आप देख सकते हैं कैमरे की नज़र से, और कैमरा में दिखाना चाहूँगा ये जामा मस्जिद है और जामा मस्जिद के ठीक सामने 10 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी का निर्माण करवाया जा रहा है। और बाउंड्री वॉल इस वक्त पुलिस चौकी के चारों तरफ बनवाई जा रही है, आप देखेंगे। और जामा मस्जिद के आसपास रहने वाले लोगों ने कई सालों से डिमांड करी थी कि यहाँ पर जो पुलिस चौकी है उसको बनाया जाए। और यहाँ पर इसलिए क्योंकि पिछले 1 महीने पहले हमने देखा था कि संभल में किस तरह से उपद्रवियों ने हिंसा फैलाई थी, और उसके बाद अगर पुलिस चौकी इस इलाके में होती तो यहाँ पर भीड़ को जल्दी कंट्रोल किया जा सकता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब यहाँ पर पुलिस चौकी बनाई जाएगी। और पुलिस चौकी बनाने का मकसद यही है कि हर पल यहाँ पर 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की मौजूदगी रहेगी, उसमें चाहे पीएससी हो या फिर आरआरएफ या फिर जो पुलिसकर्मी है वो। और इसीलिए इस चौकी को युद्ध स्तर पर यहाँ पर बनाया जा रहा है। आप देखेंगे जामा मस्जिद की ये पूरी दीवार और उसके ठीक सामने पुलिस चौकी होगी, जिसको लेकर अब राजनीतिक हलके में भी कई बयान सामने आने लगे हैं। लेकिन जिस तरीके से इस चौकी को बनाया जा रहा है उसका मतलब मकसद साफ है कि जल्द ही कुछ दिनों में ही यहाँ पर आपको पुलिस चौकी नजर आएगी, जो कानून व्यवस्था के हिसाब से संभल की सबसे बड़ी चौकी कही जाएगी। और इसमें हर पल पुलिसकर्मियों की मौजूदगी रहेगी। वहीं आपको एक और बड़ा अपडेट दे देते हैं कि संभल की जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाए जाने पर एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और मुसलमानों के इलाकों की अनदेखी का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों के इलाकों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए ये पोस्ट किया है, जो आप देख सकते हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। संभल हिंसा का बटला हाउस कनेक्शन भी सामने आ चुका है। ये ताजा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हिंसा के आरोपी अदनान को पुलिस ने दिल्ली के बटला हाउस से गिरफ्तार किया है। कल अदनान के साथियों के भी वहां पर छिपे होने की पुलिस को जानकारी मिली है। वहीं आपको बता देते हैं कि संभल पुलिस अब तक हिंसा के 50 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। जनपद संभल में अभी तक 24 नवंबर को जो हिंसा हुई है उसमें कुल 50 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उनमें से एक व्यक्ति है जिसका नाम अदनान है, वो दिल्ली के बाटला हाउस से भी गिरफ्तार हुआ है। उसके अन्य साथी भी वहां छुपे हुए हैं, उनकी भी धरपकड़ जारी है और जल्द ही अन्य लोगों को भी जो दिल्ली में भी छुपे हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर में घुसने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि आरोपी ने सांसद को धमकी देने से इनकार किया है और सिर्फ घर पर उनसे मिलने की कोशिश का दावा किया है। आरोपी का नाम अजय शर्मा है, जिसकी उम्र 32 साल है और ये वही युवक है जो पिछले शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान जामा मस्जिद की सीढ़ियों तक पहुंच गया था। अभी क्या धमकी दी थी सभा सांसद जी की यहाँ पर? कौन कर रहा हमारे मिलने वाले थोड़ी ज़्यादा लाइक संबंध नहीं। गए थे वहाँ, अकेले गए थे तुम वहाँ पर? जाते हैं हम तो, जब भी जाते हैं। हाँ, वो थे ही नहीं घर पर, मम्मी को जाओगे। तो फिर क्या हुआ? फिर वो बोले है नहीं गई पंडित जी, मैं नहीं बिठा सकता आपको। कोई बात नहीं, नहीं बिठा सकते। तो पुलिस फिर क्यों नहीं कराई आपको? फिर उन्होंने शिकायत क्यों दी तुम्हारे? शिकायत करी, क्या करा उनके लड़कों ने गलत, वो तो थे ही नहीं मौजूद, तो हमारी कोई बात ही नहीं। अभी तक ये लोग हमें और ये बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की खबर आपको बताते हैं, जहां के माधोपुर में सैकड़ों साल पुराने मंदिर को कब्जा मुक्त करा लिया गया है। बड़ी संख्या में हिंदू महासभा के पदाधिकारियों के साथ ही यहां पर कई जिलों के महंत पहुंचकर मंदिर की सफाई करते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मंदिर काफी सालों पुराना लग रहा है और ये काफी सालों पुराना है, इस बात का दावा भी किया जा रहा है। हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने मंदिर के अंदर खोजबीन शुरू की तो पता चला कि मंदिर के अंदर शिवलिंग भी स्थापित था। मंदिर के अंदर से खंडित शिवलिंग मिला है। अब इस मंदिर को फिर से बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और जिन लोगों ने इस पर कब्जा करने की कोशिश की है उन पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुराने मंदिरों को तलाशने के बाद उन्हें फिर से स्थापित किए जाने की प्रक्रिया पर जोर दिया है। फर्रुखाबाद में भी प्राचीन मंदिर अपना अस्तित्व खोने की कगार पर है। आरोप है कि स्थानीय लोगों ने मंदिरों पर अपना कब्जा कर रखा है।
तो यहाँ आज हम लोगों ने एक अभियान चलाया है। अभियान के तहत हमको आज एक मंदिर में, अनेक यद्यपि मंदिर मिले हैं, एक मंदिर में आज हमने जो है साफ सफाई कराई। हमारे सब सहयोगीगण और सब जनता, यहाँ के प्रधान जी, हमारे कानून गो साहब भी आ गए हैं। आज एक मंदिर खाली हुआ है, साफ सफाई हुई है। कल को हम लोग और बड़ा अभियान चलाएंगे। फर्रुखाबाद जिले में जितने मंदिर हैं जो अवैध तरीके से कब्जा किए हुए हैं, उन सब मंदिरों को खाली कराया जाएगा। और शासन प्रशासन से हमारी मांग है कि इस विषय का संज्ञान लें कि जो भी यहाँ पर एक मंदिर ऐसा मिला जो कि घर में अपने मंदिर उन्होंने जो है बाउंड्री कर ली, जो प्राचीन मंदिर उसको घर के अंदर कैद कर रखा है। बड़ी दयनीय स्थिति है। और यहाँ पर ये प्राचीन अपराकाशी इसको बोलते हैं, ये भगवान शंकर जी की नगरी ही है। और यहाँ पर हमारे हिंदू समाज के ही ऐसे लोग हैं जो कि इस प्रकार की जो है ऐसे जो कृत्य करते हैं, ये बड़ा चिंता का विषय है और निंदनीय है। इसके लिए मुक्त कराना संत समाज तत्पर हमेशा रहेगा और सनातन धर्म के प्रति हम लोग समर्पित हैं, समस्त अखाड़े। और आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। कन्नौज की खबर जानिए, जहां पर खेल मैदान पर कब्जा, कब्रिस्तान बनाने का मामला सामने आया है। और खेल मैदान है ये, जिसको कब्जा करके कब्रिस्तान बनाने की जानकारी मिल रही है। इस पर आपको बता देंगे, वीएचपी की शिकायत के बाद प्रशासन ने जमीन की पैमाइश शुरू करवाई। मामला रिजगिर गांव का है। गांव के करीब 2 एकड़ जमीन पर कब्जा करके कब्रिस्तान बनाने का आरोप है। विश्व हिंदू परिषद ने यह आरोप लगाया है। गांव पहुंचे पदाधिकारियों का आरोप है कि स्कूल के खेल मैदान के लिए जगह आवंटित की गई थी, जिस पर वर्ग विशेष ने कब्जा करके इस जगह पर कब्रिस्तान बना डाला। खबर हमीरपुर से, जहां पर कानपुर सागर हाईवे पर एक डंपर और ट्रक आमने सामने भिड़ जाते हैं। इसके बाद दोनों आग का गोला बन जाते हैं। हादसे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हादसे में कानपुर की ओर से आ रहे ट्रक में चालक और खलासी सवार थे। इनमें एक जिंदा जल गया है, ये दुखद जानकारी। लेकिन दूसरा आपको बताएं कि उसका शव बरामद कर लिया गया है। मतलब ड्राइवर और खलासी दोनों की जान जा चुकी है। जंपर के चालक और खलासी की मौके से जाते हुए इनको देखा गया है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। घटना के चलते हाईवे पर 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। जंपर और ट्रक की भीषण टक्कर और दोनों ही वाहनों में ड्राइवर और खलासी मौजूद थे। एक डंपर के ड्राइवर और खलासी की तो मौत हो चुकी है। और अब आपको बताते हैं, खबर दिल्ली से है, जहां पर आज बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। बीजेपी मुख्यालय में होगी इस बैठक, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शामिल होने की जानकारी मिल रही है। ये बैठक सुबह 9:30 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में की जानी है। कल देर रात में तस्वीरें आपके सामने, जहां पर महाकुंभ में आने के लिए न्योता दिया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। पवन गौड़ आज की बैठक पर जानकारी देंगे, फोन लाइन पर मौजूद है। पवन, आज की बैठक बहुत ही खास मानी जा सकती है। अब इस बैठक की बड़ी बातें आपसे जानना चाहेंगे। साथ ही ये बताइए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। देखिए, आज जो बैठक है बीजेपी की संगठन के चुनावों को लेकर है। उसमें प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को लेकर वर्कशॉप कराया जाएगा। किस तरह से प्रदेश अध्यक्षों का प्रदेशों में चुनाव होना है और उसके साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को कैसे संपन्न करवाना है, उसको लेकर आज की बैठक में जानकारी दी जाएगी। तमाम जो बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं इस बैठक में ये शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक होगी। सभी प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, चुनाव प्रभारी, उनके साथ साथ जो प्रदेश के प्रभारी हैं वो सब इस बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होंगे और इसमें प्रक्रिया को समझाया जाएगा, किस तरह से जो संगठन पर्व बीजेपी का चल रहा है। पहले मंडल अध्यक्ष और जिलाध्यक्षों की चुनाव की प्रक्रिया को समझाया गया पिछले महीने जो वर्कशॉप हुई थी, और अब आज की जो बैठक है उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया को समझाया जाए। किस तरह से आपको प्रांतीय परिषद के सदस्यों का
निर्वाचन करना है, उसके बाद में वो जो है प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करेंगे और किस तरह से राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का निर्वाचन होना है, उसके बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया जो है वो संपन्न कराई जाएगी। तो इस विषय को लेकर आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी मुख्यालय में सुबह 9 बजे से शुरू होने वाली है। उसमें मुख्यमंत्री कितने बजे बैठक शुरू होगी, एक बार फिर से बता दीजिए पवन गौड़, और कौन कौन इस बैठक में शामिल होने वाला है? देखिए, सुबह 9 बजे बीजेपी मुख्यालय विस्तार में ये बैठक शुरू होने वाली है। उस बैठक की अगर बात करें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक होगी। बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में रहेंगे। उसके अलावा प्रदेशों के अध्यक्ष यानी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो भूपेन्द्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल इसमें बैठक में रहेंगे। अन्य प्रदेशों के भी अध्यक्ष और संगठन महामंत्री, प्रदेश प्रभारी और प्रदेशों के जो चुनाव प्रभारी संगठन को लेकर जो चुनाव प्रभारी की घोषणा की थी वो सब इस बैठक में शामिल होंगे। बहुत शुक्रिया आपका पवन गौड़ जानकारी के लिए। और यहां पर आपको बता देते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात करते हैं और उनको महाकुंभ में आने का न्योता देते हैं। मुख्यमंत्री योगी ने गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। तीनों की मुलाकात की तस्वीरें आप देख सकते हैं। सभी को महाकुंभ 2025 में आने का न्योता दिया गया है। सीएम योगी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी उनके आवास पर जाकर उनसे मुलाकात करके महाकुंभ में आने का न्योता दिया है। यूपी सदन में मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह को भी कुंभ में आने के लिए आमंत्रित किया गया। खबर लखीमपुर खीरी से, जहां पर 24 तारीख को दिन दहाड़े लखनऊ के अदरक व्यापारी से हुई लगभग 4 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने मुख्य सरगना मुन्ना को देर रात मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। एनकाउंटर में शातिर को गोली भी लगी है। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है। इसके पकड़ने के लिए टीम लगी थी। आज रात्रि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि मुन्ना मुड़ियापुर की तरफ से अपने घर जाने वाला है। पुलिस टीम लगी थी। पुलिस टीम ने जैसे ही इसको देखा और रुकने का इशारा किया, तत्काल मुन्ना ने तमंचे से पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग किया। पुलिस पार्टी ने भी अपने बचाव में आत्मरक्षार्थ सीखे हुए तरीके से फायर किया, जिस पे मुन्ना के बाएं पैर पर गोली लगी है। बाराबंकी में बाइक सवार 2 बदमाशों से पुलिस का एनकाउंटर इनका हुआ है और इसमें एक बदमाश घायल हो गया है। तो बाराबंकी से खबर है, जहां पर एक बदमाश घायल हुआ है और इस घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि इसका साथी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। घायल बदमाश अदनान खान पर बाराबंकी और लखनऊ में 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। अदनान के पास से तमंचा, कारतूस, पैसे बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस टीम फरार बदमाश अर्जुन को पकड़ने के लिए तलाश कर रही है। थाना रामनगर क्षेत्र के अंतर्गत मनोरा के पास में चेकिंग के दौरान ये एनकाउंटर हुआ। रामनगर उनकी टीम के साथ हुई एक मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। बदमाशों ने पुलिस को देखकर फायरिंग किया था। पुलिस को बचाव में आत्मरक्षा फायर किया, उसमें बदमाश घायल हुआ। इसका एक साथी भागने में अंधेरे का लाभ लेते हुए फरार हो गया है, जिसकी तलाश के लिए टीम लगी हुई है, जिसका नाम अर्जुन है। घायल बदमाश ने पूछताछ में अपना नाम अदनान बताया है। इस बदमाश के विरुद्ध 1 दर्जन से अधिक अभियोग जनपद लखनऊ और जनपद बाराबंकी में पंजीकृत हैं।